आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। आप पढ़ेंगे दूसरा अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला हेडिंग लिखो, उससे पहले लिखो आर्टिकल 19 नहीं लिखो, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार। उन्नीस से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को और किस नाम से जाना जाता है? संविधान की रीढ़। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में इसमें सब पढ़ेंगे। 19A इसमें आर्टिकल 19 का एक, आर्टिकल 19 का एक, या ए लिखो या एक लिखो, तो एक लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखो आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने को व्यक्त करने के लिए क्या है? वो स्वतंत्र है। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है आप मौन धारण कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें RTI की बात कही गई है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है जो जिसके तहत तुम किसी भी चीज के बारे में सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो, RTI। हाँ, पुतला लहराने। और क्या कह रहा है? पुतला लहराने की बात कर रहा है। इसको भी समझते हैं, प्रेस और मीडिया, और साथ में इंटरनेट पहुंच। यही लिख दें, इंटरनेट पहुंच। अपशिष्ट शक्ति है ना, तो तरीका तभी लिखा गया है। ये सब अपशिष्ट शक्ति कहाँ से है रे? हाँ, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आ गया है इंटरनेट की पहुंच। अभी लेटेस्ट एग्जाम में इंटरनेट पहुंच ही पूछ रहा है कि इंटरनेट की पहुंच की। हाँ, किस, तो इंटरनेट पहले था कहाँ? आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो 19 के 1 के तहत आएगा। तो आर्टिकल 19 एक कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके तहत आप मौन धारण कर सकते हैं, जितना दिन का मर्जी हो उतना दिन का मौन धारण कर लीजिए। आपको बोलने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह कानून के विरुद्ध जा रहा है, और इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगी, क्योंकि वह क्या है? रक्षक है मूल अधिकार की। RTI, आप तुम किसी भी डिपार्टमेंट से क्या ले सकते हो? इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे रक्षा विभाग। अब तुम ये सरकार से नहीं ना पूछोगे कि हमारा जो परमाणु बम है कहाँ रखा हुआ है, ये नहीं ना पूछ सकते हो। तो कुछ चीजें रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन तुम्हें बाकी जानकारियां जो है RTI जो दी जा सकती है, तुम्हें जो गुप्त जानकारी
सरकार की नहीं है, वो तुम ले सकते हो। जैसे तुम्हारे आसपास कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें, या फिर किसी काम में पैसा से रोड बना है तुम्हारे गांव में और उसमें कितना पैसा लगा, इसकी जानकारी तुम आरटीआई के तहत ले सकते हो। पुतला लहराने, अब तुम्हारा अभिव्यक्ति का मन कर रहा है कि चलो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमको आंदोलन करना है, तो आंदोलन में मोदी जी पुतला लहरा देता है ना, मूर्ति बनाता है, जला देता है। तो ये भी अभिव्यक्ति का एक क्या है, तरीका है, अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, कहता है कि प्रेस और मीडिया की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में ही दिया है। इसमें देखो मीडिया आती है तो कुछ भी नहीं बोलते रहती है हमेशा, तो इसमें स्वतंत्र किया गया है उसको कि आप कुछ भी कह सकते हैं। बस अंतर इतना ही है कि आप खाली गाली उली नहीं दीजिएगा किसी को, सब तरीके से तुम किसी के साथ अपने आप को क्या कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। इंटरनेट पहुंच, और इंटरनेट की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। तो यह है आर्टिकल 19 का एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 2, बार बार क्या लिखना, 2 लिख देते हैं खाली। 19 का 2 कहता है, जहां याद करने के लिए बोल रहे हैं, 19 के 2 कहता है कि आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 देखना, अभिव्यक्त कर लिया, एक व्यक्ति है पूरा इधर बोल लिया, अपने आप को नेता को जो बोलना था बोलता है ना कि नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये कर, अभिव्यक्त कर लिया। अब वही व्यक्ति 1 से 2 मिल जाएगा, तो 2 मिलता है तो क्या हो जाता है, सभा बन जाता है, चर्चा करने लगता है आपस में, मोदी जी नहीं अच्छा है तो नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के जा रहे हैं, बोलता है ना, अभी बोलेगा ना कि अब सरकार आधे में छोड़ के चल गई, हम वोट दिए थे नीतीश कुमार जी के नाम से, सरकार हमें क्या कर दी, बीच रास्ते में छोड़ दी। देखो ना आश्चर्य की बात कितना अलग है कि 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं ना, लेकिन ये सरकार बीच में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, हम किसको माने थे हम सब बिहार के लोग कि नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते जा, सारी जनता क्या है, चुपचाप है, सरकार बदल रही है बीच से ही। जनता को कुछ करना चाहिए था, क्योंकि वो चुनाव किसका की थी मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश कुमार को, सब लेकिन मौन धारण किया। तो आर्टिकल 2 कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 3, अब 2 क्या लिखना, इतना याद रखो ना, सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 3, अब 2 लोग चर्चा कर रहे थे, अब 3 लोग वहां आ गए, तो 3 लोग आएंगे तो क्या बन जाएगा, संगठन, ऐसी ना बनता है। तो आर्टिकल 3 कहता है इसमें संगठन, आप संगठन बना सकते हैं। अगर आपको संगठन बनाना है तो किसके तहत बनेगा, आर्टिकल 19 के 3 के तहत, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आप पूरे भारत में जहां चाहिए वहां जाइए, कोई किसको आपको रोकेगा नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, वही जब तुम कहोगे हम जाएंगे आराम से DRDO का ऑफिस देखेंगे, जहाँ साइंटिस्ट लोग, नहीं तो जहाँ अभी परमाणु ऊर्जा गृह बना है ना उसको देखेंगे, तो सबको जाने मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप कहीं भी पूरे भारत में घूमने लायक जगहों पे आराम से कहीं चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं, चारों ओर भ्रमण, घूमना फिरना लिख सकते हैं ना, चारों ओर क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के 4 के तहत चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 5, जब व्यक्ति कहीं घूम लेता है तो क्या मन करता है, उसका मन करता है कि जाके क्या करें, जगह अच्छा है, हाँ ठीक पकड़ा,
जहां बस जाए। अब चारों ओर घूम लिए तो थोड़ा जगह अच्छा देखे, माहौल अच्छा लगा, तो वो कहता एक पल के लिए तो व्यक्ति कह ही देता है कि काश सदा के लिए यहीं बस जाते। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? बसने की बात कर रहा है। चलो लिखो। तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 से 19 को क्या कहा जाता है? संविधान की रीढ़ कहा जाता है। 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत आप मौन धारण कर सकते हैं, आरटीआई कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पुतला लहरा सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति के दौरान। जैसे आंदोलन के दौरान किसी नेता का पुतला लहराया जाता है। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, किसी भी मीडिया को, न्यूज वाले को इसी के तहत स्वतंत्रता दी गई है कि वो कुछ भी बोले। लेकिन क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलने का ये नहीं मतलब है कि किसी को गाली देना शुरू कर दिए। सवाल करना या कोई चीज पूछता है, कुछ पूछ सकते हो, कुछ कह सकते हो उसको, लेकिन शब्दों का मर्यादा में रहकर, ही नहीं कि गाली गलौज करना शुरू कर दें, वो नहीं। शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। कुछ पूछ तुम किसी से कुछ भी सकते हो, बस गाली गलौज नहीं करना है। इन्हें कि गरियावेल शुरू कर दिए तो दिक्कत है। इंटरनेट पहुंच की स्वतंत्रता इसी के तहत जोड़ दी गई है। 19 के 2 के अंतर्गत तुम सभा कर सकते हो, कहीं पर भी सभा करोगे तुम्हें कोई रोक नहीं होती है। आर्टिकल 3 कहता है आप संगठन बना सकते हैं, तुम चाहो जैसा तुम्हारा जो मन है, जैसा संगठन बनाने का मन है बनाओगे। अलग अलग संगठन बनाता है ना, जैसे युवा ग्रुप, बजरंग दल है ना, रहा है कि चारों ओर भ्रमण घूम सकते हो। आर्टिकल 5 कहता है आप कहीं बस सकते हैं। अब आर्टिकल 6, हाँ इसमें 7 गो है। आर्टिकल 6 तो बोले, 19 का आप क्या पढ़ेंगे? 6। हाँ, इसका सभी आर्टिकल 19 का 7 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ेंगे इसको। जो इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम में नहीं आएगा उधर भले छूटेगा, जो एग्जाम में आता है उसको पढ़ना है। तो आर्टिकल 19 का 6, 19 का 6 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार इसको आराम दिया सर। देखो आर्टिकल 6 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया था तो सरकार को अगर कहीं रेल की पटरियां बिछानी होती थी, कहीं सड़कें बनानी होती थी, तो इसमें सरकार को दिक्कतें आने लगी। संपत्ति का अधिकार दे दिया, मतलब अगर तुम्हारा भूमि है तो उसे कोई ले नहीं सकता है, और जब नहीं लेगा तो सरकार अगर उसे खरीदना चाहेगी, जैसे अपने गांव के बगल में अभी क्या बन रहा है? नहर बन रहा है, तो अगर सरकार उसे खरीदना चाहेगी, तो अगर संपत्ति का अधिकार तुम्हारे पास है तो सरकार तुमसे जबरदस्ती नहीं खरीद सकती है, क्योंकि मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं करता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करेगा तो कोई बीच में टंगरी अड़ा सकता है? कोई भी सरकार नहीं अड़ाएगा। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके सरकार ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, इसे समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संशोधन सीधे लिख देते हैं, इतना समझ जाओगे ना। 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस अधिकार को खत्म कर दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। आर्टिकल 19 का 6 संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार को इससे कहीं सड़कें बिछानी हो, कहीं रेल पटरियां बिछानी हो तो परेशानियां होने लगी थी, दिक्कतें आने लगी थी, इसलिए इसको समाप्त किया गया। तो
आर्टिकल 19 का 7, आर्टिकल 19 का 7 देखो, आर्टिकल 19 में 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 के 2 में सभा कर सकते थे, 19 के 3 में संगठन, 19 के 4 में चारों ओर घूम सकते थे, 19 के 5 में बस सकते थे, और 19 का 6 बस गए तो संपत्ति का अधिकार दिया था। और जब संपत्ति का अधिकार मिल गया, कहीं बस गए, तो अब खाने पीने का भी जुगाड़ करें नहीं, और खाने पीने के जुगाड़ के लिए क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। तो 19 का 7 व्यवसाय की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, आप कहीं कोई भी व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा, 19 का 7 कहता है। तो आर्टिकल 19 समाप्त हुआ। अब आर्टिकल 20 और 21 पढ़ेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19, 20 और 21 और 22 तक था ना, तो पहले 20 और 21 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में 3 आर्टिकल, आर्टिकल 20 का 1, 2 और 3। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा है डबल जियोपार्डी, DUBLE, डबल जियोपार्डी। और तीसरा था सेल्फ इंक्रिमिनेशन, SELF, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 का एक, आर्टिकल 20 का एक एक्स पोस्ट फैक्टो, यह कहता है कि जिस समय का अपराध किया गया उसी समय के अनुसार, कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। तो अपराध के समय, अपराध के समय कानून के अनुसार इसका मतलब हुआ कि जिस समय कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उसी के समय के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी, ना कि उसके पहले के कानून या उसके बाद के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। डबल जियोपार्डी, दोहरी क्षति नहीं, अर्थात एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। कोई व्यक्ति है और यदि उसे चोरी के दंड के लिए एक बार 6 महीने के जेल हो चुकी है, तो उसे दोबारा फिर उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं देंगे। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही नहीं, अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे, नहीं दे सकते। बीस का 3 कह रहा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अपने खिलाफ जो गवाही देंगे, अगर पुलिस जबरदस्ती ले भी लेती है तो वह मान्य नहीं होता है। अगर हम कोर्ट में मुकर जाते हैं तो जज के सामने अगर हम गवाही दे दिए तो वह गवाही मान्य होगी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंतर्गत किसी को अपने प्राण नहीं देना है। प्राण की रक्षा करना उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। उसका खुद का प्राण वो खुद से भी नहीं ले सकता। और दैहिक, अपनी देह की क्या है, वह अपने देह से जिसके साथ जाना चाहे वह जा सकता है। उसके शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ही नहीं कि तुम हो और तुम्हारे साथ हम तुमको जबरदस्ती कहें चलो ये काम तुम करवे करो, नहीं कर रहे हो तो मार के करा ले, ये तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। तो तुम अपने शरीर की रक्षा के लिए स्वतंत्र हो, तुमसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं कराएगा।
इसी के अंतर्गत सबसे पहले था नंबर 1, आत्महत्या नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम खुद भी आत्महत्या करने का अपराध करते हो, तुम खुद अपनी मृत्यु का प्रयास करते हो, तो यह भी क्या है, एक अपराध है। तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अगर किसी को तुम्हारे प्राण लेने हैं तो वह कोर्ट ले सकती है और कोई भी नहीं। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना क्या है, अनिवार्य, सब इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये भी तुम्हारी प्राण की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। एकांतवास ले सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। घूम सकते हैं विदेश, विदेश भ्रमण, विदेश घूमना, इसी के अंतर्गत विदेश घूमना जा सकते हैं। जिसमें मेनका गांधी बनाम संघराज केस हुआ था। संजय गांधी की पत्नी कौन थी, मेनका गांधी। तो यह इसके अंतर्गत एक केस आया कि केस आता है कि मेनका गांधी बनाम संघराज, मतलब उस समय की जो सरकार थी वह मेनका गांधी पे क्या करती है, इसका पासपोर्ट जब्त कर लेती है। क्यों करती है, क्योंकि मेनका गांधी जो थी सूर्या नामक क्या था, पत्रिका था, इसमें सरकार के खिलाफ लिखने लगी थी। और उस समय भाजपा की सरकार आ गई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और इसमें उस समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, उनके बेटे सुरेश राम, रक्षा मंत्री हैं जगजीवन राम, उनके बेटे हैं सुरेश राम। उनके स्कैंडल के बारे में छाप दी कौन, मेनका गांधी। मतलब कुछ ऐसी तस्वीरें छापी जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या किसी नेता के क्या कर सकते हैं, किसी नेता के छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जगजीवन राम के जो रक्षा मंत्री हैं उनके क्या, उनके छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कुछ तस्वीरें। और उनके बारे में आर्टिकल कौन छाप दी, मेनका गांधी। किसके बारे में, जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम के बारे में। इससे क्या होगा, रक्षा मंत्री का क्या होगा, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वो एक बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री है तो छोटा मोटा नेता नहीं ना है, तो वो एक बड़े नेता हैं। इस कारण सरकार उस समय जो सरकार में रहता है उसके पास शक्तियां होती है, तो सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और क्या की, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर ली। और जब मेनका गांधी का सरकार पासपोर्ट जब्त कर लेती है तो मेनका गांधी कहाँ पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट। और मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि मेरा पासपोर्ट क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया है, मुझे विदेश जाना है। ये सोच रही थी कि सरकार से बचने का क्या तरीका बचा है मेरे पास, विदेश ही जा सकते हैं। तो यह वकील के पास अपने गई तो वकील बताया कि ऐसे तो हम पासपोर्ट नहीं दिला सकते, आप वहाँ क्या बोलिए कि मुझे भारत में रहने में मेरा दम घुट रहा है, मेरा प्राण पे बना है, हम भारत का मौसम हमको अच्छा नहीं लगने लगा है। इनका वकील इनको बताया तो वो कहाँ आ गया, मूल अधिकार के अंतर्गत आ गया। प्राण की बात आ गई ना, तो प्राण की बात आ गई तो वो मूल अधिकार के अंतर्गत है। तब सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश देती है और आदेश देती है कि आप किसी का पासपोर्ट ऐसे ही जब्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मूल अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें प्राण की बात है। तो सरकार को क्या करना पड़ा, मेनका गांधी का पासपोर्ट वापस करना पड़ गया। और इसी तब जाके सुप्रीम कोर्ट एक बात बोली, साथ में गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके आई। क्या लेके आई, गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके आए। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोली, ट्रायंगल में त्रिभुज होता है ना, इसमें बोली कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल
21। यह तीनों आर्टिकल जो हैं आपस में क्या रखते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित रखते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, मेनका गांधी केस से आया ना। चलो लिखो, ये गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया गया क्या, किस केस के बाद, मेनका गांधी केस के बाद। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही, सभा करने की, संगठन करने की, बसने की, व्यवसाय करने की बात कही गई। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो देखो तीनों आर्टिकल को ध्यान से देखो। 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, जो कानून है उसके सामने कोई नेता हो, कोई प्रधानमंत्री देश का या कोई आम व्यक्ति, क्या है, सब समान है। आर्टिकल 19 यह भी क्या है, सबके लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है ना, सभा, संगठन, बसने का, व्यवसाय सबके लिए है ना, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति या छोटा से छोटा व्यक्ति, गरीब से गरीब हो। और आर्टिकल 21 यह भी देखो सबके लिए, प्राण सबके लिए जरूरी है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लेकर आई गोल्डन ट्रायंगल का। इसे क्या नाम दिया गया, तीनों आर्टिकल को गोल्डन कहा गया, स्वर्ण त्रिभुज कहा गया। सोना कीमती होता है ना, तो उसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया और कहा कि ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों आर्टिकल का नाम क्या दे दिया गया, गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया गया। ये तीनों आर्टिकल देखो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं लग रहा है। जब तीनों को पढ़ रहे हो तो आज एक उपकार है विधि के समक्ष समानता, एक उपकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीनों व्यक्ति से क्या है, सामंजस्य तीनों रहेगा तभी काम चलेगा। अगर एक भी हटा दिया जाएगा तो सही से काम नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट मिला क्या, गोल्डन ट्रायंगल का, स्वर्ण त्रिभुज का। अच्छा अगला लिखो, प्राइवेसी, निजता। प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यह भी इसी के अंतर्गत है। तुम किसी जगह जा सकते हो, तुम्हारी प्राइवेसी कोई हनन नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। जिसमें देखो, जिसमें किसका केस अभी हाल फिलहाल में आया था, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जी का मोबाइल ईडी ले ली थी और उनका आईफोन था, तो उनसे लोग पूछी, तो लोग उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, यह मेरी प्राइवेसी का क्या है, अधिकार है। और उनके साथ ईडी जबरदस्ती नहीं कर पाई। अगर लोग तोड़ती किसी और माध्यम से तो सारा डेटा समाप्त हो जाता। हाँ, तो उनका अधिकार का हनन हो जाता अगर उनसे जबरदस्ती पासवर्ड निकलवाती तो जबरदस्ती पासवर्ड नहीं निकलवा पाई। ये हमारी क्या है, प्राइवेसी। तो कोई भी पासवर्ड हमसे, यहाँ तक कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ भी है, और हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, और कोई पत्नी चाह रही है या पति चाह रहा है कि हम अपनी पत्नी का क्या करें, पासवर्ड मोबाइल चेक करें, तो अगर पति मांगता है या पत्नी मांगती है तो वो भी बाध्य नहीं है कि पासवर्ड तुम्हें दे, क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी का क्या है, हनन है। वो अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकती है या रख सकते हो। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का प्राइवेसी नहीं ले सकता है। यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अगला है व्यभिचार, एडल्ट्री। व्यभिचार, एडल्ट्री, इसके अंतर्गत, यह भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कोई मेल है और एक फीमेल है, यह दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ठीक। तो अगर ये फीमेल, या इधर रखो, अगर ये महिला इस पुरुष के साथ अपना संबंध रखना चाहती है तो वह रख सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है कि कोई भी महिला किसी अन्य पुरुष से भी संबंध
रख सकती है, आर्टिकल 21 कहता है। और अगर ये पुरुष भी चाहे तो किसी अन्य महिला के साथ संबंध बना सकता है और संबंध रख सकता है। तो अगर ऐसा संबंध पाया जाता है तो इसमें कानून दिया गया है कि कोर्ट जो है, कोर्ट से तुम अगर तुम किसी की पत्नी है और किसी का पति है ऐसे संबंध में, तो कोर्ट यह अनिवार्य करता है कि अगर तुम इस बिना पर तुम डाइवोर्स लेने जाओगे तो तुम्हें डाइवोर्स आसानी से दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके आधार पे तुम उसकी प्राइवेसी का हनन करते हो, प्राइवेसी पढ़ा है ना, तो अगर प्राइवेसी चाहते हो कि उसके मोबाइल में चेक करके जानकारी, तो नहीं मिलेगा। ये एडल्ट्री कहती है कि एक दूसरे से संबंध हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ तक कि देखना, दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है आर्टिकल 21, तो देखना कई सारी लड़कियों की शादी उससे ज़्यादा उम्र के लड़के से कर दी जाती है और वो ऐसा स्वीकार भी कर लेती है समाज के दबाव के कारण। लेकिन अगर वो चाहे, आर्टिकल 21 इसकी अनुमति देती है कि शादी हो जाने के बाद भी अगर वो चाहे तो इससे इनकार कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 21 किसकी बात कर रहा है? दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वह अपना देह तो सौंपती है शादी के बाद, तो वह अपना सारी शरीर या देह जिसे सौंपना चाहे उसे सौंप सकती है। इसके लिए वह क्या है? आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट जा सकती है, लेकिन समाज के दबाव के कारण उसे यह क्या कर लेती है? स्वीकार कर लेती है। आर्टिकल 21 का है, इसमें भी काय को पढ़ना है? 2 गो। आर्टिकल 21 का है, यहाँ देखना हम आर्टिकल 21 का ए लिखे हैं, इसमें शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। तो देखना यहाँ आर्टिकल 21 लिखे हैं। जब आर्टिकल 19 का एक लिख रहे थे तो उस समय हम तुमको बोले थे कि आर्टिकल 19 का, इसे आर्टिकल 19 का 1 लिखेंगे या फिर आर्टिकल 19 का ए लिखेंगे। देखो यहाँ छोटी ए लिखे हैं और यहाँ बड़ी ए लिखे हैं। इसका भी कारण है। कारण है ये है कि जब किसी भी आर्टिकल में हम बड़ी लेटर का उपयोग करते हैं, बड़ी ABCD का उपयोग करते हैं, तो इससे हमें तुरंत ज्ञात हो जाना चाहिए कि वह संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, वो पहले से मूल संविधान में नहीं था। और जहां छोटी ए लिखा मिले वहां समझना कि यह क्या है? मूल संविधान में पहले से उपस्थित है, इसे मूल संविधान में ही बनाया गया था। तो बड़ी ये क्या दर्शा रहा है कि यह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया और यह 2009 के एक्ट से, 2009 के अधिनियम, एक्ट को क्या बोलते हैं? अधिनियम। तो 2009 के एक्ट से 1 अप्रैल 2010 से लागू है। तो आर्टिकल 21 ए शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। 2009 के एक्ट से 1 अप्रैल 2010 से क्या है? यह लागू है। तो किसी को शिक्षा का अधिकार है, उसे हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 22 तुमको गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें इसको 2 भाग में पढ़ेंगे। एक है निवारक और दूसरा है निषेधात्मक। निषेधात्मक, पनिटिव, पुनेटिव, और एक है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव।
निवारक के अंतर्गत कहता है कि क्या कर रहा है, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो निवारक के अंतर्गत कह रहा है कि अगर तुमको पुलिस गिरफ्तार करने आई है तो उसके पास वारंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। वारंट में होता है। हाँ, वारंट उसी को बोलते हैं। देखो, तो निवारक, पुलिस तुमको गिरफ्तार करना चाहिए तो उसके पास क्या होना चाहिए, वारंट। तुम उससे क्या मांग सकते हो, वारंट मांग सकते हो। तो गिरफ्तारी से संरक्षण दे रहा है ना। और क्या कह सकते हो, अगर तुमको गिरफ्तार लेके चली गई तो 24 घंटा के अंदर छूट सकता है। उसे किसी भी व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। किसी भी, 24 घंटा बाद में जाता है इसमें। हाँ, 24 घंटा के बाद नहीं, 24 घंटा के अंतर्गत ले जाएगा। 24 घंटा से अगर अधिक का टाइम हो गया तो उस पे कार्रवाई तुम करवा सकते हो। 24 घंटा के अंदर कहाँ ले जाएगा, अदालत ले जाएगा। उसके बाद अगर वो ले जाता है कहीं ना कहीं किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है कि हमने इस व्यक्ति को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उस पर क्या हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीसरा, वकील। तुम अपने वकील से बात कर सकते हो। अगर पुलिस गिरफ्तार करने आई तुम्हें तो तुम कह सकते हो कि हम क्या रखेंगे, लीगल एडवाइजर से बात कर लेते हैं, क्या कारण से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर आप हमको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वकील रख सकते हो, लीगल एडवाइजर। अब जब निवारक पढ़ लिए, इसके अंतर्गत क्या मांग रहा है, वारंट। 24 आवर में मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। और लीगल एडवाइजर तुम इसके अंतर्गत ले सकते हो। लेकिन निषेधात्मक जो है इसका जस्ट क्या है, उल्टा है। तो जहां हम निवारक के अंतर्गत वारंट 24 आवर और वकील ले सकते हैं, वारंट मांगेंगे पुलिस से, वहीं हम निषेधात्मक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वारंट की जरूरत पुलिस को नहीं पड़ती है। 24 घंटा में तुमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेगी, वो अपने पास 3 महीना तक रख सकती है। वकील के भी तुमको लेने नहीं देगी। इसके अंतर्गत कौन आता है, NSA, टाडा और पोटा और आता है। हो गया टाइम। NSA, दूसरा है TADA, टाडा, POTA, पोटा, MISA, मीसा, और है AFSPA, आसफा। सब देखना देश के सुरक्षा से संबंधित कानून होगा। मीसा, लालू यादव की बेटी का नाम सुना होगा, मीसा ही है ना। तो इसी कानून के अंतर्गत लालू यादव को गिरफ्तार किया गया था। और जब गिरफ्तार किया गया तो जब बाद में उनकी बेटी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम क्या रख दिया, मीसा। पहले यहाँ से लेकिन शुरू करते हैं। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट।